ठीक है, रिकॉर्डिंग रह गई। चलो, पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास दूसरी एक पड़ी है, मैं वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये हम जो यहाँ के आगे पढ़ेंगे, ये वाली रिकॉर्डिंग में आपकी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, हम लोग फाइनल पेमेंट हम रिसीव करते हैं कस्टमर से। तो डेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 19/11 के अगेंस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। डीजेड देखिए डॉक्यूमेंट टाइप है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम कैप्चर कर ले रहा है। आपका कंपनी कोड ये रहा, INR करेंसी ये रही, और पोस्टिंग पीरियड मेरा नवंबर चल रहा है। हम यहाँ पे बिल नंबर डाल देते हैं, कौन से बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट फाइनल करने वाले हैं। तो शायद ये 11 मेरे ख्याल से 11। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल मेंशन करते हैं, HDFC बैंक। कौन सा एरिया VAD। अमाउंट यहाँ पे हम 1 रुपया ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें कितना पेमेंट करना है, हम सिस्टम से पता करेंगे। 19 और यहाँ पे टैक्स डाल देते हैं फाइनल पेमेंट। ये फाइनल पेमेंट लिख दीजिएगा, फाइनल रिसिप्ट लिख देते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम STOMPR। ठीक है, यहाँ पे हम उसका अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हैं, कस्टमर अकाउंट। और यहाँ स्पेशल ये इंडिकेटर ले लेते हैं A, क्योंकि A के अगेंस्ट में हमने एडवांस पोस्ट किया ताकि एडवांस को एडजस्ट कर सके। ठीक, यहाँ अकाउंट टाइप D ऑटोमेटिकली सिस्टम सेलेक्ट करके रखा है, जो कस्टमर के लिए D अकाउंट टाइप होता है। यहाँ मैं एडिशनल सिलेक्शन में कुछ नहीं ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप अमाउंट के हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, कौन से अमाउंट आप ढूंढ रहे हैं, कौन सी अमाउंट आप सर्च कर रहे हैं। ये सर्च क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे सिस्टम मेरे को सर्च करके देगा कि कौन कौन से अगर जो भी स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया यहाँ पे डालूंगा उसके हिसाब से अगर डाटा वहां पे है उस कस्टमर लेजर में तो दे देगा। नहीं डालूंगा तो जितनी भी लाइन आइटम्स अभी तक क्रिएट है, जो ओपन लाइन आइटम है, वो सारे के सारे दिखा देगा। तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज वैसे आप अमाउंट, डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट, रनिंग एरिया, इन सब के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी लाइन आइटम इस वेंडर के अगेंस्ट में अभी ओपन पड़ेगी। मैं प्रोसेस कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे 1 रुपया मेंशन किया। ये जो 1 रुपया मेंशन किया मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि ये लाइन आइटम HDFC बैंक की हमें दोबारा से एडिशनल ना क्रिएट करनी पड़े, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस अमाउंट वहां पे चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 लाख रुपए का मेरा वेंडर इनवॉइस है, DR 1 लाख का है। 70,000 रुपए DZ मेरे पास एडवांस पेमेंट है। एडजस्ट करने के बाद 30,000 रुपए की मेरे को पेमेंट करनी थी टोटल, तो 30,000 असाइंड अमाउंट है। और देखो ये जो ब्लू कलर में है इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, अगर मैं हटा दूं तो देखो यहाँ 70,000 रुपए आ जाएगा। ठीक, तो हमें जो भी लाइन आइटम हमें क्लियर करनी है, जो भी लाइन आइटम का हमें पेमेंट करना है या एडजस्टमेंट करना है, ठीक, उन सबको सेलेक्ट करना होगा। तो वी हैव टू सेलेक्ट दोज ऑल लाइन आइटम्स व्हिच यू वांट टू एडजस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेमेंट। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हम इधर जाते हैं, बैंक अकाउंट का लाइन आइटम रिलेटेड है, इस पे आएंगे, 1 रुपया हटा के स्टार लगाएंगे, सॉरी स्टार लगाना था, स्टार। ठीक, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट हमें पे करना था 30,000, सिस्टम ने वो उसकी लाइन आइटम क्रिएट करके 30,000 वहां पे मेंशन कर। अब सर अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं ना 30,000? क्या सर अमाउंट तुम रिसीविंग इनकमिंग कर रहे हैं? ओके ये डेबिट हो रहा है ना 40। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिमुलेट जनरल लेजर करते हैं ताकि सारी लाइन आइटम देख सके क्या एडजस्टमेंट हो रहा है, क्या अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो रही है। तो देखो ये 30,000 रुपए हमें पोस्ट हमें रिसीव हो रहे हैं, तो HDFC बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 30,000 से। ये हमारा एडवांस का लाइन आइटम था जो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। 70,000 रुपए हम ऑलरेडी ले चुके थे उससे, तो उसे हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, ये निकल गया। और अकाउंट पेबल यानी अकाउंट रिसीवेबल में जो मेरा डेटर था वो मेरा क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए से, फिर टोटल 1 लाख रुपए उससे हमारे पास आ गए। 70,000 रुपए एडवांस आ गए, 30,000 रुपए अब हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री है जो सिस्टम में फाइनली पोस्ट होगी फॉर फाइनल रिसीप्ट ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। बैक जाएंगे और इसे सेव कर दीजिए।
ये डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम में पोस्ट हो गया, जिसके अगेंस्ट में मेरा एडवांस एडजस्टमेंट के बाद फाइनल रिसीव हमने कर लिया। तो अब इसी डॉक्यूमेंट नंबर को आप मेंशन कर दोगे इनवॉइस पे या पेमेंट डॉक्यूमेंट पे और फाइल कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जीएल अकाउंट है, लेकिन ये दोनों कस्टमर अकाउंट थे। ठीक है, जब मैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन देखता हूँ, अगर मैं जीएल लेजर व्यू में देखूं तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली कौन सा जीएल डेबिट हुआ, कौन सा जीएल क्रेडिट हुआ, जो हमने बैकग्राउंड में मैप किया था उसके अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। तो ये थे नॉर्मल सिनेरियो जो मैं एक कस्टमर या एक वेंडर के केस में करता। ठीक है, अकाउंट ग्रुप क्रिएशन से लेके फाइनल पेमेंट रिसीव तक या फाइनल पेमेंट मेड तक, जो हमने वेंडर या कस्टमर के केस में किया। ये दोनों ही सिनेरियो, दोनों ही वेंडर या कस्टमर, दोनों के लिए नॉर्मल सिनेरियो थे। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा दे रहा हूं जो आप सिस्टम से जनरेट कर सकते हो। मैंने शायद आप लोगों को बताया हो, आई थिंक, बट ठीक है। FBL 1N है वेंडर के लिए, जो आपने कल देखा था, और FBL 5N है कस्टमर के लिए। ठीक है, तो हमें कस्टमर का, अगर हमें वेंडर लेजर देखना है तो मैं यहाँ पे ऑल लाइन आइटम सेलेक्ट करूंगा। स्पेशल जीएल ट्रांजेक्शन भी ले लेते हैं। ऑल लाइन आइटम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पेमेंट करके सब क्लियर कर दिया, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और यहाँ पे हम कस्टमर का एक कोड ले लेते हैं जिसका लेजर हम देखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ सब कुछ ग्रीन लाइन आइटम इसलिए दिख रहा है। ये ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके सारी लाइन आइटम क्लियर हो चुकी है। इसका बैलेंस 0 है यहाँ पे एज पर लेजर बैलेंस, और ये डिटेल है जो आपको सिस्टम अभी दिखा रहा है। आपने जो भी फॉर्मेट या फिर जो भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे, इसमें आपको मैंने लेआउट चेंज करना और ये सब तो मैंने बताया है ना, मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है। नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये एक फ्रंट फुट पे आपको अगर वेंडर की या कस्टमर की लेजर रिपोर्ट देखनी है तो वेंडर के लिए टी कोड मैंने आपको बताया था FBL 1N है, और कस्टमर के लिए जो टी कोड है वो FBL 5N है। सेम लाइनअप है, कुछ ऐसा अंतर नहीं है दोनों के अंदर। ये टी कोड के बेसिस पे आप किसी भी कस्टमर की रिपोर्ट देख सकते हैं, उसके लाइन आइटम्स को देख सकते हो। अगर ऑल सेलेक्ट करते हो तो सारा लाइन आइटम दिखेगा, चाहे वो डेबिट क्रेडिट होकर क्लियर हुआ हो या ना हुआ हो। अगर ओपन लाइन आइटम देखना है तो आप ओपन पे सेलेक्ट करिए। उस डेट में जो भी ऐसा आइटम जो पेंडिंग होगा रिसीव करने के लिए वो दिखाई देगा, या वेंडर के केस में जो पेंडिंग होगा पेमेंट के लिए वो दिखाई देगा। अब ये अलग अलग कॉलम्स हैं यहाँ पे, जैसे स्टेटस दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग की क्या यूज की गई थी, ये स्पेशल जीएल इंडिकेटर क्या था, टाइप कौन सा था डॉक्यूमेंट का, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, बिल्डिंग डेट, नेट ड्यू डेट क्या थी। ठीक है, ये नेट ड्यू डेट सिंबल क्या रहा था, क्लियरिंग डेट क्या है जब आपने क्लियर किया। मैंने आज की डेट में से क्लियर किया ना 21 तारीख को, तो यहाँ पे इसलिए क्लियरिंग डेट दिखा रहा है। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट क्या है जिससे हमने फाइनली पेमेंट किया। कौन कौन से लाइन आइटम थे जो क्लियर हुए इससे। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट अमाउंट क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट करेंसी क्या है। ये डॉक्यूमेंट करेंसी का मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं उसकी करेंसी क्या थी। मतलब मान लो इंपोर्ट है, ठीक है, या एक्सपोर्ट है तो डॉलर्स में हुआ होगा, तो वो डॉक्यूमेंट करेंसी का अमाउंट होगा, और यहाँ पे लोकल करेंसी का अमाउंट होगा जो INR में होगा। उसके बाद ये एरियस वगैरह क्या थे, 1 या 2 दिन का जो भी रहा होगा। फिर इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या डाला हुआ था, जीएल अकाउंट कौन से यहाँ पे पोस्ट हुआ, एडवांस रेफरेंस नंबर आपने जो डाला है वहां पे, मतलब बिल नंबर आपने डाला ना रेफरेंस के कॉलम में, वो दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, और यूजर नेम जिससे पोस्ट हुआ। आप चाहते हो इसके अलावा और भी डाटा देखना कि, और मैंने तो बहुत सारे लाइन आइटम जब क्रिएट किया था तो मैंने बहुत सारे फील्ड वहां पे मेंशन किए थे, कंपनी कोड, ठीक है, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, एंट्री डेट, बहुत सारे फील्ड है वहां पे। तो आपको अगर जितने भी फील्ड आपको चाहिए देखना, आप देखना चाहते हो, वो यहाँ पे अवेलेबल है। जितने भी फील्ड आपने उस डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट में एंटर किए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। तो आप जो फील्ड चाहते हैं देखना उसको सेलेक्ट करिए, उसको यहाँ पे कैप्चर कराइए आपकी रिपोर्ट में। जैसे बिजनेस एरिया है, मैं बिजनेस एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, और उसे ड्रैग करके हमारे इस सेक्शन में लेके आओ। ये सेक्शन आपको दिखाई देगा, और ये सेक्शन सारे हिडन फील्ड्स हैं, ये आपको अभी फेस रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है। तो मैंने जैसे बिजनेस एरिया उठा लिया, कंपनी कोड ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फील्ड हैं
जो आपके पास अभी भी अवेलेबल है, जिसका डाटा आप यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट में जिनको मेंशन कर सकते हो, ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कोई एक फील्ड मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे फालतू में यहाँ पे फील्ड आ रहा है, जबरदस्ती की रिपोर्ट बढ़ रही है, आप उसमें कम करना चाहते हो तो वैसे ही करना है, सेलेक्ट करो लाइन आइटम, उठा के हटा दो। जैसे मान लो पोस्टिंग की है, नहीं चाहिए, नहीं देखना आपने, तो इधर कर दो, वो यहाँ से हट जाएगी। तो जो आपको देखने हैं, जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो, जो हटाना चाहते हो आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है। और जितने भी फील्ड आपने एंटर किए हैं ड्यूरिंग पोस्टिंग ऑफ योर एनी काइंड ऑफ बिजनेस एंट्री, वो सारे के सारे लगभग फील्ड यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक। तो मैंने यहाँ पे ईयर भी ले लिया, एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ और मैं कॉपी पे सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे उसके आगे जितने भी नए कॉलम मैंने ऐड किए थे वो यहाँ पे दिखेंगे, ईयर मंथ। तो इस तरीके से आप भी अपने इस रिपोर्ट के फॉर्मेट को सेट कर सकते हो, इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उसे चेंज करने के बाद आप उस लेआउट को सेव भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपको चूज करने के लिए लेआउट है, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेआउट यहाँ पे क्रिएट किया है, तो आप जिसका भी चाहे लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसके लेआउट के हिसाब से यहाँ पे डाटा दिखेगा। अब इसके लेआउट में कोई डाटा इधर से दिख ही नहीं रहा, इसने शायद ओपन आइटम का लिया होगा। किसी और का देखते हैं, ये देखो उसके, ये जो दूसरा लेआउट है इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, उसमें सिर्फ यही कॉलम है। अगर आप और किसी का लेआउट लेते हैं, स्टैंडर्ड लोकल करेंसी, तो देखिए उसके अंदर सिर्फ इतने ही कॉलम है। तो हर किसी ने अपना अपनी इमेज के हिसाब से, मतलब हर कोई जो रिपोर्ट देखता है उसको अपना फॉर्मेट चाहिए होता है कि मेरे को ये 4 कॉलम इंपॉर्टेंट है जो मुझे किसी भी रिपोर्ट में दिखने चाहिए। तो 4 कॉलम या 5 कॉलम, जितने भी कॉलम आपको चाहिए उतने कॉलम आप यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए सेव करने का ऑप्शन है। तो मुझे अगर मेरा लेआउट चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा लेआउट बनाया था ये, तो इस लेआउट को अगर आपको सेव करना है कि मेरे को हमेशा यही डाटा दिखाई दे, तो आप यहाँ पे जाइए और इसे सेव कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने नाम डाला है, ये स्लैश आपको लगाना मैंडेटरी है, स्लैश के बाद आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो, क्या लेआउट का नाम रखना चाहते हो, और फिर इसे सेव कर दो। तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पे ओवरराइट करेगा उसे। तो ये मेरा लेआउट बन गया। अब इस लेआउट के हिसाब से मुझे सिर्फ क्या करना है, बैकग्राउंड में जाओ, बैक करके, और यहाँ एक ऑप्शन है जहां आप लेआउट मेंशन कर सकते हो। तो मैं बाय डिफॉल्ट अगर अपना एक लेआउट सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या होगा, सिस्टम मेरे को मेरे ही लेआउट के हिसाब से जो मैंने क्रिएट किया है, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से डाटा दिखा देगा। ठीक है। तो ऐसे आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो, कॉलम को ऐड या डिलीट कर सकते हो अपनी रिपोर्ट में से, और जो भी लेआउट आप देखना चाहते हो उस लेआउट को सेव करके आप इनिशियल में जब आप रिपोर्ट के लिए डाटा, रिपोर्ट के लिए फील्ड एंटर कर रहे हो, इनपुट फील्ड एंटर कर रहे हो, उसके बाद आप रिपोर्ट में वो लेआउट मेंशन करो और एक्सिक्यूट कर दो, तो आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट किए थे उस लेआउट को क्रिएट करते हुए वही कॉलम की रिपोर्ट आपको दिखाएगा सिस्टम। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है। अब आप इसके अलावा भी ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो अलग अलग डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट किए हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट के लाइन आइटम में ले जाएगा। फिर यहाँ पे सिमुलेट करेंगे तो आपको अकाउंटिंग एंट्री दिखा देगा क्या पोस्ट हुई थी। ठीक है। तो आप ऐसे करके उस डॉक्यूमेंट नंबर से डायरेक्टली उस एंट्री तक पहुंच सकते हैं जो सिस्टम में आपने इस डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट में पोस्ट किया है। सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। उसके अलावा और जो ऑप्शन है आपके पास, सर ये जस्ट लाइक अ लेजर है ना सर? हाँ ये लेजर है, ये वेंडर का लेजर है, सॉरी कस्टमर का लेजर है। ठीक है। ये कस्टमर की डिटेल यहाँ पे मेंशन है, तो ये उस कस्टमर का लेजर हम देख रहे हैं। अब उसके अलावा और जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पे देखो फिल्टर करने का ऑप्शन है, सेट फिल्टर। आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल ही देखनी है इसमें से, सारे नहीं देखनी। तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन है कि किस टाइप की डिटेल है, कौन सा डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हो। जैसे यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, DZ और DR। आप फिल्टर लगाओ, उस पर पहले क्लिक करेंगे, फिर फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे मैं DR सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो मेरे को DR वाले ही सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग फिल्टर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो भी डाटा आपको देखना है आप अपने हिसाब से उसे फिल्टर आउट कर सकते हो। आप कोई पर्टिकुलर पोस्टिंग डेट का डॉक्यूमेंट ही देखना चाहते हो तो आप यहाँ उसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। ये सब कॉलम में आपको स्पेसिफिक चीज को फिल्टर करना चाहो तो आप फिल्टर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद अगला जो हिसाब किताब है वो ये है कि अब इस लेजर को मान लो आपको कस्टमर को भेजना है, ये लेजर आपको कस्टमर को भेजना है, तो इसमें दो तरीके हैं इसको डाउनलोड लेने का सिस्टम में। एक तरीका है, आप यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे, नहीं पहले यहाँ वाला दिखाते हैं। आप यहाँ पे सिस्टम पे आएंगे, इसमें लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट के अंदर सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लोकल फाइल में सेव करेंगे, टेक्स्ट विद टैब्स का कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नाम देंगे उसका कुछ जो भी आप नाम देना चाहते, पहले तो लोकेशन दे देते हैं, मान लो डेस्कटॉप पे दिया, और यहाँ हम उसका नाम मेंशन कर देते हैं कस्टमर FORD, और यहाँ पे उसकी फाइल का फॉर्मेट ले लेते हैं, टेक्स्ट की जगह एक्सेल, सेव करते हैं, जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा एक यहाँ पे फोर्ड के नाम पे ये कस्टमर लेजर सिस्टम ने क्रिएट करके मुझे दे दिया, एक्सेल में मैंने इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डाटा मेरे को सिस्टम दिखाएगा। जो मेरा लेआउट था उस लेआउट के हिसाब से जितने भी कॉलम थे उन सबका ये एक्सेल डाउनलोड है। सर ये एक्सपोर्ट कैसे किया, बड़ी दोबारा दिखाना। यहाँ पे जाएंगे सिस्टम में, सिस्टम के अंदर लिस्ट, लिस्ट में सेव, सेव के अंदर लोकल फाइल, लोकल फाइल के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है टेक्स्ट विद टैब्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रिमोट आपका लोकेशन देंगे और फाइल का नाम देंगे, फिर जनरेट करेंगे, तो आपकी एक्सेल फाइल डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगी। ये तो एक तरीका, ठीक है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं डाटा को एक्सेल में। पर ये थोड़ा जिगजैग दिख रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, थोड़ा आपको बाद में इसमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी बैठ के, कस्टमर को ऐसा थोड़ी भेज सकते हैं। तो क्या करेंगे, कस्टमर को भेजने के लिए एसएपी ने एक और ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट करने का। लिस्ट में जाओ, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्प्रेडशीट के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे स्प्रेडशीट का अवेलेबल फॉर्मेट जो भी अवेलेबल है, तो मेरे पास 2007 अवेलेबल है, उसको सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ फोर्ड लेजर, ठीक है, और डेस्कटॉप पे हम इसे क्रिएट करें, रिमेम्बर माय डिसीजन अलाउ, अगेन रिमेम्बर अलाउ, ठीक है। ये फॉर्मेट अब हुआ, इसमें इस अकाउंट लेजर का वो इस फॉर्मेटिंग के अंदर आपको डाटा क्रिएट करके दे रहा है। अब ये थोड़ा फॉर्मेटिंग सही है, लुक अच्छा दिख रहा है, डाटा सही से दिख रहा है। तो ऐसे भी आपके पास ये भी ऑप्शन है जिससे आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। सर कंपनी की डिटेल्स तो स्किप हो गई है। हाँ, वो पहली डिटेल्स हटा देता है, कंपनी की डिटेल, बाकी सारा डाटा जो हेडर का डाटा है ना, जो ये रिपोर्ट है जो पहले हमने देखी थी, उसके अंदर हेडर का सारा डिटेल होगा, मतलब उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को वो एक्सेल में खड़ा कर देगा एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। लेकिन जब आप इस लिस्ट के अंदर जाके एक्सपोर्ट करते हैं डाटा, तो वो हेडर का डाटा हटा देता है, सिर्फ लाइन आइटम का डाटा क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप एक्सेल में सिस्टम से डाउनलोड ले सकते हैं किसी रिपोर्ट का। और ये सभी चीजों के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि खाली कस्टमर का ये तरीका है, आप इससे वेंडर का, जनरल लेजर का, आप कैसे भी एक्सेल में डाउनलोड लेना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप जब भी ये तीनों रिपोर्ट देखेंगे, कस्टमर, वेंडर या फिर जनरल लेजर, तो उसमें आप इन दोनों किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके उससे आप डाउनलोड ले सकते हैं एक्सेल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो दिक्कत है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे सम टोटल सब टोटल भी बना सकते हो। जैसे मैं अगर कोई चीज अलग होना, डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे डॉक्यूमेंट नंबर है, इसके बेसिस पे मेरे को सब टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट नंबर के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और ये सब टोटल का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दूंगा, तो मेरे को हर एक डॉक्यूमेंट नंबर के हिसाब से सब टोटल बना के दे देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस रिपोर्ट के अंदर, अलग अलग आपके पास
ऑप्शन है फॉर्मेटिंग के लिए, डाटा कैप्चरिंग करने के लिए, लेआउट चेंज करने के लिए, कॉलम ऐड या डिलीट करने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और है, इसी के अंदर आपने ये कस्टमर का लेजर ले लिया, आप चाहते हैं आप इसका प्रिंट आउट निकालना, तो प्रिंट आउट निकालना किसी भी लेजर, किसी भी चीज के लिए, किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं केवल वेंडर लेजर के लिए ये प्रोसेस है, किसी भी चीज का अगर आपको प्रिंट आउट लेना है एसएपी के अंदर, तो तरीका क्या होता है, पहले आप प्रिंट पे जाएंगे। वैसे यहाँ पे इस लैपटॉप में प्रिंटर अटैच नहीं है, होगा तो उस तरीके से देगा। पहले आप प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपने प्रिंटर, अगर कोई प्रिंटर अटैच किया तो प्रिंटर का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, वो प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना है। अभी मेरा प्रिंटर यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर अटैच होगा वो प्रिंटर का एक नेम यहाँ पे आपको मेंशन करके सिस्टम दिखाएगा, उस प्रिंटर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर आपको ये जनरेट करना है। तो जैसे आप उस प्रिंटर को सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम एक स्पूल रिक्वेस्ट जनरेट करेगा 411512 क्रिएटेड विदाउट इमीडिएट इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये जो है स्पूल रिक्वेस्ट अभी सिस्टम में जनरेट कर दी। इस स्पूल रिक्वेस्ट के बाद आपका प्रिंट आउट नहीं निकलता प्रिंटर से, आपको ये स्पूल रिक्वेस्ट को रन करना पड़ता है। जब तक आप इस स्पूल रिक्वेस्ट को रन नहीं करेंगे तब तक आपका प्रिंट आउट ही नहीं आएगा। तो ये तो आपने स्पूल रिक्वेस्ट जनरेट की, अब इसको रन करने का टी कोड क्या है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ एक स्क्रीन खोलते हैं, SP01 SP01 टी कोड है, जिससे आप अपनी स्पूल रिक्वेस्ट जो भी आपने क्रिएट किया उसको जनरेट करके रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेरे नाम से जितने भी स्पूल रिक्वेस्ट क्रिएटेड होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखो आज की डेट में ये एक स्पूल रिक्वेस्ट अभी जनरेट हुआ है, इसे क्लिक करेंगे और फिर प्रिंटर, बस अब ये प्रिंटर जैसे ही मेरा ऑनलाइन दिखेगा, जैसे ही उसके बाकी सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट हो जाएंगे, वैसे ही ये मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके सिस्टम मुझे दे देगा, प्रिंटर मेरा दे देगा। पर अभी इसमें कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, बट अगर प्रिंटर होता तो प्रोसेस ऐसे होता, पहले आप स्पूल रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, फिर SP01 में जाके उसको रन करेंगे, तो जब आप रन कर देंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके, तो ये हो गया आपका लेजर रिपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं, कोई भी लेजर रिपोर्ट आप किस तरीके से देख सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं, प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं, एक्सेल में उसका डाउनलोड कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमने कस्टमर अकाउंट और वेंडर अकाउंट का एक नॉर्मल सिनेरियो कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो सकते थे, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते थे। अब इस हमें एक एक करके चेंज करते जाएंगे, एक एक करके इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, थोड़े थोड़े और फील्ड इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो अब अगला जो ऐड हो रहा है इसके अंदर वो हो रहा है टर्म्स ऑफ पेमेंट का। अच्छा भावना, टर्म्स ऑफ पेमेंट होता क्या है? टर्म्स किस उसमें कह रहे हैं सर? टर्म एंड कंडीशंस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसे ही समझो, टर्म्स और कंडीशन समझो पेमेंट करने की। मैं एक वेंडर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जैसे जैसे उसका माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है, जैसे पीओ में लिखा है माइलस्टोन के अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट्स होंगी या कैसे होंगी या पेमेंट रिसीव होंगी, जो भी है उसके बेसिस पे होता है, जो भी बना रखी है पहले से कंडीशंस। हाँ तो जैसे जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट्स होती रहेंगी। बराबर है। तो जैसे मान लो एक टर्म्स ऑफ पेमेंट है कि मेरे पास, अगर मैं टर्म्स ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग 30% एडवांस करूंगा, उसके बाद 70% में इनवॉइस के बाद करूंगा। जनरली टर्म्स ऑफ पेमेंट हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ पेमेंट का भी कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है, और कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट ऐसे होते हैं, ये तो चलो नॉर्मल टर्म्स ऑफ पेमेंट है कि 30% आप एडवांस दोगे, 70% काम होने के बाद दोगे, ये नॉर्मल है, जहां पे आपका एक 30% पहले एक एडवांस आ जाएगा और उसके बाद आप फाइनली जब पेमेंट करेंगे उसको 70% बैलेंस काम खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट आएगा और आप पेमेंट रिलीज कर दोगे इनवॉइस बुक होने के बाद। पर इसका उसके टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है कि 15 दिन में करे तो, 20 दिन में करे तो, 25 दिन में करे तो। आपको इनवॉइस मिल गया, अब इनवॉइस मिलने के बाद 70% पेमेंट करना है, इनवॉइस मिल गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म होने के कितने दिन बाद करना है कुछ मेंशन नहीं,
तो कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट ऐसे होते हैं जहां पे मैं कहता हूं कि भैया अगर आप मेरे को 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा, अगर आप मेरे को 30 दिन में पेमेंट करते हो तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा, अगर आप मेरे को 30 दिन के बाद पेमेंट करते हो तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो काम हो गया, लेकिन काम होने के 15 दिन में अगर पेमेंट होती है तो 2%, 30 दिन में होती है तो 1%, और अगर उसके बाद होती है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है हम रखते क्यों, ये रखे इसलिए जाते हैं क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पेमेंट से आपको पेमेंट या तो जल्दी रिसीव मतलब पेमेंट या तो आपको जल्दी पे करना पड़ता है कि आप डिस्काउंट लेने के चक्कर में जल्दी पे करेंगे सामने वाले, और जब हम रिसीव करते हैं तो सेम साइड में जब हम लोग रिसीव करने होते हैं तो हमें जो है सामने वाला बंदा डिस्काउंट मिलने की वजह से जल्दी से कैश दे देगा, हमारा पेमेंट जल्दी रिलीज कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये जो डिस्काउंट का सिनेरियो है रिसीव या फिर पे करने के अंदर, इस सिनेरियो के लिए सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। एक टर्म्स ऑफ पेमेंट आप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर डिस्काउंट का सिनेरियो मैप करेंगे, और फिर उस डिस्काउंट की सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री भी पोस्ट करेगा, ठीक है, जिसमें हमारा कैश डिस्काउंट या तो रिसीव होगा या हमारा पे हो रहा होगा। तो जनरली इस सिनेरियो के लिए, और वैसे जो बाकी सब नॉर्मल सिनेरियो रहते हैं जैसे 30% एडवांस, 70% पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पेमेंट, ऐसा कुछ भी चलता रहता है। तो वो अलग अलग पेमेंट टाइप्स टर्म्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस स्पेसिफिक टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर डिस्काउंट का सिनेरियो है। तो डिस्काउंट के सिनेरियो में क्या होगा, एक जब भी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट होगी, हम सिस्टम को ना बताएं कि कितना डिस्काउंट तुम्हें बनाना है, सिस्टम खुद हमें बताए कि भैया आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करने जा रहे हो, आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। आप 30 दिन के अंदर जा रहे हो पेमेंट करने के लिए तो आपको 1% डिस्काउंट मिलता है, सिस्टम में हमें बताया, हम ना बताएं उसे, हमें ना ढूंढना पड़े कि यार पहले पेमेंट टर्म देखो क्या है, फिर उसके बाद डिस्काउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो हम देखें फिर दें, ऐसा नहीं करना, हमें पता चल जाए। तो कैसे पता चलेगा, वो हमें अब सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है। तो कहां चला गया, तो जैसे मैं देखो एक टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, C01 टर्म्स ऑफ पेमेंट है, पेमेंट या रिसीव के लिए। और टर्म्स ऑफ पेमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, टर्म्स ऑफ पेमेंट आप वेंडर में भी लगा सकते हैं, आप कस्टमर में भी सब सेम लगा सकते हैं। तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी खाली कस्टमर के लिए बनाना है या खाली वेंडर के लिए बनाना है। और आप चाहें तो सेपरेटली वेंडर के लिए अलग, कस्टमर के लिए अलग भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। और ये जो कैश डिस्काउंट हमारा बनेगा, जो मेरा 2%, 1% या 0 होगा, इस कैश डिस्काउंट के लिए मैं एक जीएल क्रिएट करूंगा, जो मेरा एक एक्सपेंस का जीएल होगा, एक इनकम का जीएल होगा, ताकि अगर मेरा एक्सपेंस हो रहा हो तो एक्सपेंस आउट हो जाए, ऑटोमेटिकली जीएल क्रिएट हो जाए, मुझे ना करना पड़े लाइन आइटम क्रिएट, और अगर इनकम आ रही हो तो इनकम के जीएल में हिट हो जाए। तो मुझे एक ट्रांजेक्शन टाइप में जाके जीएल मैप करने पड़ेंगे, ठीक है, और ये मेरे को टर्म्स ऑफ पेमेंट सिस्टम में क्रिएट करना है। तो करेंगे कैसे, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग में आप जाएंगे, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल पेबल के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनकमिंग इनवॉइस एंड क्रेडिट मेमोस, और ये ऑप्शन है आपका टर्म्स ऑफ पेमेंट। तो देखिए यहाँ अलग अलग टर्म्स ऑफ पेमेंट अभी क्रिएटेड है, 30 डेज 2%, 14 डेज 3%, 45 विदाउट पेमेंट, विदाउट डिस्काउंट। तो ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोगों ने अलग अलग पेमेंट टर्म्स क्रिएट कर रखे हैं, तो हमें अपना बनाना है। न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे पेमेंट टर्म्स का नाम दे दो, तो मैं कोई एक नाम मेंशन कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे हम टैक्स डाल देते हैं कि अगर 30 दिन के बाद कोई पेमेंट दे तो उसे कोई डिस्काउंट दो, नो डिस्काउंट इफ पेड आफ्टर 30 डेज। मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूँ इसके लिए। यहाँ पे देखो ये डे लिमिट है, डे लिमिट का मतलब ये है
कि किसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कोई पेमेंट करे तो उसको डिस्काउंट देना है या फिर नहीं देना। मतलब हर महीने की 15 तारीख को अगर कोई मुझे पेमेंट दे देगा तो मैं उसे डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं देगा तो नहीं दूंगा। जनरली ये सिनेरियो नहीं होता है तो इसे हम यूज करते नहीं है, बट इसका सेंस यही है। उसके बाद ये अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप में कस्टमर है, वेंडर है। तो यहां आप चाहें तो किसी एक के लिए बना सकते हैं, चाहें तो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ये टिक लगा देते हैं दोनों पे तो दोनों ही केसेस में, दोनों वेंडर या कस्टमर दोनों के केसेस में आप इसे यूज कर पाएंगे। नहीं लगाते हैं तो जिसके लिए भी आप चाहें उसके लिए इसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो बेस लाइन डेट कैलकुलेशन है। तो बेस लाइन डेट कैलकुलेशन में यहाँ पे कह रहा है आपसे फिक्स डेट पे रखो, मतलब किसी एक मंथ के पर्टिकुलर डेट पे रखो हमेशा, हर महीने की 15 तारीख, हर महीने की 20 तारीख, 25 तारीख। अगर आप ऐसा फिक्स डेट बेस लाइन रखना चाहते हो कि वहां से डेट को कैलकुलेट करें तो आप ऐसा रख सकते हो, या फिर आप नहीं भी रख सकते। तो ये सिनेरियो जनरली हमारे यहाँ नहीं होता है। अगला है पेमेंट ब्लॉक, पेमेंट मेथड बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर के लिए पेमेंट मेथड स्पेसिफाई कर दें कि भाई हम इस वेंडर को हमेशा ही जो है चेक से पेमेंट करेंगे, या हम इस वेंडर को हमेशा बैंक से पेमेंट करेंगे, या इसे आरटीजीएस हमेशा करेंगे या एनईएफटी हमेशा करेंगे, अगर आप ऐसा कुछ फिक्स कर सकते हो तो आप यहाँ पे पेमेंट ब्लॉक में पेमेंट ब्लॉक की के अंदर ब्लॉक और पेमेंट मेथड के अंदर मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। अगला है डिफॉल्ट फॉर बेस लाइन डेट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हो, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करना चाहते हो, वो किस डेट से करोगे, कोई भी नहीं देना, या फिर पोस्टिंग डेट से करना है, या एंट्री डेट से करना है, या डॉक्यूमेंट डेट से करना है। तो हम ये डॉक्यूमेंट डेट से करेंगे। क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट सर डेट? एक बार रिपीट कर दोगे सर, ये ब्लॉक की वाला पॉइंट स्किप हो गया। ब्लॉक ये की ब्लॉक की क्या है कि पेमेंट ब्लॉक है। तो पेमेंट ब्लॉक में ना आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अगर आप पेमेंट टर्म्स में ही ब्लॉक की लगा दो तो आप ये ब्लॉक की कहती है पेमेंट मत नहीं करना है, ब्लॉक फॉर पेमेंट। इस केस में वेंडर को पेमेंट नहीं होगा। फाइनली जब पेमेंट आप रिलीज करोगे, पेमेंट एचडीएफसी बैंक या किसी बैंक के थ्रू जब रन करोगे फाइनल ऑटोमेटिक पेमेंट रन, वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है। तो अगर आप पेमेंट टर्म्स में ऐसा कोई ब्लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जनरली हम इसे कस्टमर या सर वेंडर मीन्स में लगाते हैं सर जहां नहीं लगाते। सर सर मीन्स हम पेमेंट उनकी होल्ड कर रहे हैं, हाँ मतलब ब्लॉक से हम होल्ड कर लेंगे पेमेंट। नहीं देंगे उसे। ओके। ठीक है, तो हम लोग जनरली पेमेंट टर्म्स में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि हम अगर किसी वेंडर को मान लो होल्ड करना है, किसी वेंडर का पेमेंट नहीं करना, तो वो जो ब्लॉक इंडिकेटर है ना वो मास्टर में भी लग जाएगा, वेंडर मास्टर में भी लग जाएगा। तो पेमेंट टर्म्स में जनरली हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये ब्लॉक करने का ऑप्शन है। और अगला था पेमेंट मेथड का। देखो ये अलग अलग मेथड है जो अलग अलग कंट्रीज में, हर एक कंट्री में अलग अलग मेथड क्रिएटेड है पेमेंट करने के लिए। तो अगर हम आईएन की बात करें, आई तो देखो आईएन इंडिया के लिए इतने सारे पेमेंट मेथड है। चेक, चेक पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पेमेंट टर्म्स को मैं ऐसा बनाऊं कि ये पेमेंट टर्म्स किसी वेंडर या कस्टमर में जाके लगेगा, तो उस वेंडर या कस्टमर में ऐसा होना चाहिए कि हमेशा वही पेमेंट टर्म्स के हिसाब से पेमेंट होगी, फिर किसी और से पेमेंट करने नहीं देगा। तो जनरली ऐसा तो होता नहीं। एक वेंडर को आप आज आरटीजीएस कर रहे हैं, कल शायद चेक से पेमेंट करें, आज बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, कल शायद आप उसे आरटीजीएस करने लगे। तो ये सिनेरियो चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसमें पेमेंट टर्म्स के अंदर इसे असाइन नहीं करते। डिफॉल्ट डेट मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो कोई इनवॉइस किसी वेंडर ने रेज किया और उसने कहा कि भाई मैंने 21 तारीख को इनवॉइस रेज कर दिया। अब आपके पास वो इनवॉइस आया, वो 21 तारीख की जगह आपके पास अगले महीने 1 तारीख को आया। आप डिपार्टमेंट में लेके बैठे रहे, आपने उसे और बाद में पोस्ट किया। तो जो उसको डिस्काउंट देना था या जो उस कस्टमर से डिस्काउंट लेना था, जो भी दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो, उस केस में उसमें उसका क्या कसूर है? आपने बहुत लेट लगाया, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप वो मतलब डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं पेमेंट करने के लिए, तो आप डिले करते चले जा रहे हैं। तो आप डिले करते जा रहे हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको नहीं झेलना। आप कहोगे नहीं मैंने तो 1 तारीख को पोस्ट किया सिस्टम के अंदर और मैं अब 5 तारीख को पेमेंट कर रहा हूं, तो 5 दिन के हिसाब से 2% डिस्काउंट दो। वो क्यों देगा 2% डिस्काउंट? उसने तो 21 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट दे दिया था इनवॉइस रेज करके। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट डेट हमेशा परफेक्ट समझी जाती है ऐसे किसी भी डिस्काउंट या कैश एक्सपेंस या कैश डिस्काउंट एक्सपेंस या फिर कैश इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट ले रहे हैं। अब ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, इसको हम बाद में देखेंगे।
उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर देता हूँ 2% 15 दिन का पेमेंट पे, 1% 30 दिन के पेमेंट पे, और 31 डेज में अगर मेरे को देता है तो नेट ड्यू डेट, मतलब फिर तो मेरे को 0 में दे दे। ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे देखो ये एक्सप्लेनेशन आपका बन जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएगा ये एक्सप्लेनेशन कि विद इन 15 दिन पे आप देते हो तो 2% डिस्काउंट, विद इन 30 डेज पे देते हो तो 1% डिस्काउंट, और विद इन 31 डेज देते हो तो नेट ड्यू डेट ड्यू दे दोगे, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट जो भी है आप पूरा मुझे पे करोगे। आप चाहें तो यहाँ पे ओन एक्सप्लेनेशन भी बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ये सिस्टम का एक्सप्लेनेशन है जो सिस्टम आपको दे रहा है, आप चाहें अपना खुद का एक्सप्लेनेशन बनाना तो यहाँ पे आप अपना एक्सप्लेनेशन बना के उसे क्रिएट कर सकते हैं, और सिस्टम फिर आपके एक्सप्लेनेशन को दिखाएगा रादर देन सिस्टम के खुद के क्रिएटेड एक्सप्लेनेशन की जगह। ठीक है, और यहाँ ये अलग अलग जो दूसरा ऑप्शन है फिक्स डेट है, एडिशनल मंथ है, तो ये वही है, यहाँ पे फिक्स डेट अगर आपको रखना है तो, और एडिशनल मंथ आपको और चाहिए कि नहीं 1 महीने बाद हो जाए और ये, तो आप यहाँ पे एडिशनल मंथ भी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन अवेलेबल है। जनरली ये सिनेरियोज हमारे यहाँ हो सकते हैं जो हम लोग डिस्काउंट पेमेंट या डिस्काउंट रिसिप्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होता है? अब देखो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का क्या चक्कर है कि अब वैसे ये तो एंड कस्टमर्स के साथ होता है जनरली, जैसे मान लो आप कोई फ्रिज है, कुछ कूलर है, या फिर कोई अपना घर का कुछ आइटम है, आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में, आप खरीद के ले आते हैं और वो ईएमआई पे ले आते हैं, हर महीने 1000 रुपए जाता रहेगा, हर महीने 2000 रुपए जाता रहेगा, तो ईएमआई के ऊपर पेमेंट होता रहता है। पर जनरली अगर आप किसी कस्टमर या वेंडर के साथ डील कर रहे हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई इंडस्ट्री है, तो उस केस में हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किसी से लेते नहीं है कि आप 30% अभी दो, 40% फिर दो, फिर 70% फिर दो। अगर आप ऐसा इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट लेते हैं तो आप फिर इसे टिक लगाएंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट को, और फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पर इसका हम अलग से क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके इंस्टॉलमेंट के लिए हम अलग से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अलग से एक टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे जहां इसे अटैच करेंगे। यहां हम अभी से नॉर्मल रखते हैं, इसका हम जब नॉर्मल वाला हो जाएगा तब फिर मैं इंस्टॉलमेंट वाला आपको बता दूंगा। तो ये हमारा टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट हो गया, इसे आप सेव कर दोगे तो आपका टर्म्स ऑफ पेमेंट नया वाला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म्स ऑफ पेमेंट को आपने क्रिएट तो कर दिया, तो अब आप इसे वेंडर या कस्टमर किसी भी लेजर के अंदर जाके अटैच कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसे? हाँ, तो अभी आपने ये डिस्काउंट का परसेंटेज वगैरह यहाँ पे मेंशन तो कर दिया, पर सिस्टम को कैसे पता है कि चलिए कौन से जीएल में पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट करूं, क्यों पोस्ट करूं? तो सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि भाई जब 2% डिस्काउंट करना है तो कौन से जीएल में करना है, 1% करना है तो कौन से जीएल में करना है। तो हम बताएंगे कैसे। ठीक है, वो बताने के लिए क्या है, इनकमिंग क्रेडिट, 1 मिनट। ठीक है, देखो ये अच्छा, ये तो क्लियरिंग अकाउंट यहाँ नहीं, ये नेट प्रोसीजर के लिए है जहां पे कोई भी जीएल अकाउंट हिट नहीं होगा। ये मेरा डाउन पेमेंट रिसीव था, सॉरी मेरे एडवांस पेमेंट के लिए होगा, आउटगोइंग पेमेंट के अंदर जाएंगे, इसके लिए एक एक करके दोनों जगह पे मैं मेंटेन करना पड़ेगा। आउटगोइंग पेमेंट में जाएंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ देखो ये है ऑप्शन आपके पास, डिफाइन अकाउंट्स फॉर कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट लेंगे, और देखो ये है कैश डिस्काउंट रिसीव्ड पे। तो मैंने एक जीएल बनाया था 300210, ये जो मेरा कैश डिस्काउंट इनकम के लिए जीएल क्रिएट हुआ था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके और पोस्टिंग की पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी 40-50, 40 फॉर डेबिटिंग द जीएल एंड 50 फॉर क्रेडिटिंग द जीएल, और उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कौन से जीएल अकाउंट में आप पोस्टिंग चाहते हैं, किसकी, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड की। तो अब जब सिस्टम में मैंने मैप कर दिया कि जब भी मैं कैश डिस्काउंट रिसीव करूं तो फिर मेरा ये वाला जीएल हिट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस जीएल को मैप कर दूंगा रिसीव के लिए, और सेम लाइन में हम पेमेंट के लिए करेंगे।
इनकमिंग पेमेंट में ग्लोबल सेटिंग, इनकमिंग पेमेंट, डिफाइन अकाउंट फॉर कैश ग्रांटेड, कैश डिस्काउंट ग्रांटेड। तो सेम लाइन में यहाँ पे भी हमें पहले प्रोसीजर पोस्टिंग की मैप करनी है 40 और 50 और फिर अकाउंट यहाँ पे डालना है। तो जैसे कैश डिस्काउंट एक्सपेंस आउट होगा तो वो जीएल जो हिट होगा वो ये वाला हिट होगा जो मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जीएल अकाउंट मैप करने के बाद अब आप जब भी कोई पेमेंट करेंगे किसी वेंडर को, कस्टमर को, तो वो पहले डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से पहले डेट चेक करेगा कौन सा डॉक्यूमेंट डेट है, उसके हिसाब से आपने जो टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन कर रखा है उस पेमेंट टर्म्स को चेक करेगा और उसी के हिसाब से वहां पे आप डिस्काउंट डाल सकते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली इस जीएल अकाउंट में जो दोनों जीएल आपने कॉन्फ़िगर किए इसमें वो पोस्टिंग कर देगा। आपको ये जीएल अकाउंट वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो कैसे होगा ये? तो पहले तो हम वेंडर या कस्टमर के अंदर इस टर्म्स ऑफ पेमेंट को मैप करें, तभी हमारा जो है पेमेंट इनवॉइस खड़ा होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करेंगे। तो पहले हम मैपिंग करते हैं। तो जाएंगे FK03 में, यहां मैं एक वेंडर कोड ले लेता हूं। ठीक है, सारे कर लेते हैं, एंटर मारेंगे और यहाँ देखो अलग अलग पेमेंट टर्म्स डालने का ऑप्शन किधर है। हाँ, ये देखो पेमेंट टर्म्स डालने का ऑप्शन आया, ये FK03 आ रहा है, किसने लॉक किया हुआ? तो यहाँ देखो ये पेमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट है जो मैंने मैप किया हुआ है, C0C01 जो कहता है 15 डेज 2% डिस्काउंट, 30 डेज 1% डिस्काउंट और 31 डेज ड्यू नेट। ठीक है, तो ये मेरा टर्म्स ऑफ पेमेंट है अभी जो मैंने यहाँ पे मैप किया है, जो मैंने इस वेंडर को अटैच किया और सेम लाइन में हम कस्टमर को अटैच कर देते हैं XD02 कस्टमर के लिए। तो कस्टमर अकाउंट देख लेते हैं कौन सा है। फोर्ट मेट्रोस ले लेते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ तो बैंक अकाउंट का डिटेल है, कंपनी कोड डाटा, पेमेंट। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने टर्म्स ऑफ पेमेंट मैप किया हुआ है 0C01। ठीक है, देखिए ये टर्म्स ऑफ पेमेंट में मेरा डिस्काउंट का मैपिंग हो रखा है। अब हम जब इसको एक इनवॉइस पोस्ट करेंगे और फिर पेमेंट रिलीज करेंगे तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट करना चाहिए, जीएल अकाउंट में ऑटोमेटिक सिस्टम ने पोस्टिंग करनी चाहिए डिस्काउंट की। तो कैसे होगा, एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं, पहले वेंडर का करके देख लेते हैं। बिल नंबर डालेंगे, इनवॉइस डेट डाल देते हैं, तो मैं थोड़ा पुराना डेट डाल रहा हूँ 11। अमाउंट यहाँ मेंशन करते हैं 1 लाख का इनवॉइस है सपोज। कुछ लीगल कंसल्टेंसी का इनवॉइस ले लेते हैं, यहाँ जीएल पोस्ट करते हैं लीगल की। अमाउंट डालेंगे 1 लाख। अच्छा, नंबर रेंज का मैपिंग नहीं हो रखा है। तो देखो, जब भी आपका नंबर रेंज का मैपिंग नहीं होगा सिस्टम आपको ये एरर फेच कर देगा कि कंपनी कोड इसमें ये नंबर रेंज मिसिंग है। तो पहले नंबर रेंज यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, OBA7। मुझे करना है वेंडर इनवॉइस पोस्ट यानी कि KR। उन्नीस की जगह हम 4 कर देते हैं जो हमारा नंबर रेंज सीरीज है। अब वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे।
7010 नंबर डालते हैं 01 अब यहाँ अमाउंट मेंशन कर देते हैं 1 लाख। इसमें लीगल कंसल्टेंसी का टैक्स डाल देते हैं। यहाँ जीएल अकाउंट कैप्चर कर लेंगे अपना लीगल कंसल्टेंसी का एक्सपेंसेस का। अमाउंट मेंशन कर देंगे। बिजनेस एरिया डालेंगे। ठीक है, अब इस इनवॉइस को हम प्रोसेस कर देते हैं, सिमुलेट करेंगे। तो 11 तारीख को मैंने ये इनवॉइस सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट डेट 11 तारीख रख के और फिर हम इसे पोस्ट कर रहे हैं। तो मेरा हिंट टर्मिनल क्रेडिट हो गया और मेरा लीगल कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट हो गया। मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ सिस्टम में। ठीक है, तो ये मेरा इनवॉइस सिस्टम के अंदर पोस्ट हो गया। अब मैं फाइनल पेमेंट निकालूंगा। F-53 डेट डालते हैं हम यहाँ पे 19। रेफरेंस डालेंगे फाइनल पेमेंट। बैंक अकाउंट ले लेते हैं 200100। बिजनेस एरिया VAD। अमाउंट यहाँ ₹1 डाल लेते हैं। वैल्यू डेट 19 तारीख। टैक्स डाल दो फाइनल पेमेंट। और फिर यहाँ पे आपका वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा वेंडर में चूज करना है, किस वेंडर का पेमेंट हम कर रहे हैं। अगर ये इंडिकेटर हो तो वो उसकी अकाउंट भी उसका लाइन आइटम क्या हो गया, फिर किसी ने नंबर चेंज कर दिया। फिर से करते हैं पोस्ट। बिल नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे। इनवॉइस डेट डालेंगे 01। अमाउंट 1 लाख। यहाँ GL कैप्चर कर लेते हैं। अमाउंट 1 लाख। बिजनेस एरिया। ठीक है, सब ठीक होने पे आपको बैलेंस यहाँ 0 दिखा देगा और सिमुलेट करने पे एंट्री भी दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से 1 नवंबर को मैंने यहाँ पे 21 नवंबर की पोस्टिंग डेट में 1 नवंबर की पोस्टिंग यहाँ पे कर दी। 1 लाख रुपए का क्रेडिट कर दिया इंटरमिनल को। लीगल कंसल्टेंसी में चार्जेस बुक कर दिए। अब मैं इसको पेमेंट करेंगे। तो पहले हम इसका डॉक्यूमेंट सेव कर देते हैं।
हम पेमेंट करेंगे F-53 में 19, फिर डाल दो बिल नंबर, बैंक अकाउंट डाटा 200,100, बिजनेस एरिया VAD, यहाँ पे वैल्यू डेट डालेंगे 19 तारीख, लीगल कंसल्टेंसी एक्सपेंस पेड कर रहे हैं हम, लेजर अकाउंट था हमारा वेंडर 7010, ये इंडिकेटर के साथ हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है मेरे पास, सिस्टम ने मेरे को ये अकाउंट यहाँ पे बता दिए। ये देखिए 2 लाइन आइटम मेरे क्रिएटेड है, ये 12 डेज इन एरियर हो चुके हैं। 1 तारीख को मैंने यहाँ पे, इसका डॉक्यूमेंट डेट था 1 तारीख से लेके अब तक 12 दिन हो चुके हैं। तो 12 दिन के हिसाब, ये 12 दिन क्यों हो चुके हैं, ये क्या है, पोस्टिंग की 12 दिन एरियर्स बता रहा है, 3 दिन आपके ग्रेस पीरियड हो गए, 12 दिन 15, पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ 21 तारीख को। तो अभी जो मेरा पेमेंट टर्म्स के हिसाब से 15 दिन, 30 दिन और 31 दिन का जो फॉर्मेट है उसमें मेरा 1% डिस्काउंट होगा। ये आ गया। तो देखो सिस्टम में आपने जो पेमेंट टर्म क्रिएट किया था उसके हिसाब से 1% ही डिस्काउंट आपको अलाउड था। ये बाकी जो ट्रांजेक्शन आपको ऊपर दिख रही है, इन ट्रांजेक्शन में पेमेंट टर्म्स पुराना लगा हुआ है, इसलिए वहां पे डिस्काउंट को कैलकुलेट करके नहीं देना। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिसमें पेमेंट टर्म्स आपका अपडेट हो गया उस लाइन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 1% सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट किया। यू डोंट हैव टू एंटर एनीथिंग। सिस्टम ने देखा पेमेंट टर्म क्या लगा था, आपका डॉक्यूमेंट डेट क्या है, उस डॉक्यूमेंट डेट के हिसाब से 15 दिन से ऊपर हो चुका है, आज आप 21 तारीख को पे कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1% ही मिलेगा ना, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ने 1% डिस्काउंट के हिसाब से इसका डिस्काउंट 1000 रुपीज कैलकुलेट कर दिया। अब आपको इसे पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन आइटम क्रिएट करेंगे, 50 करेंगे, जीएल अकाउंट HDFC बैंक जिससे आपको पे करना है फाइनली, स्टार VAD, वैल्यू डेट और लीगल। ठीक है, अब हम सिमुलेट करते हैं जनरल लेजर में। देखिए, तो सिस्टम ने डिस्काउंट भी खुद कैलकुलेट किया, कितना डिस्काउंट पे करना है इस वेंडर को पेमेंट करते हुए, और सिस्टम ने जीएल अकाउंट जो डिस्काउंट इनकम का मेरा होता उसमें पोस्टिंग भी ऑटोमेटिक की, क्योंकि मैंने वहां पे ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में डिस्काउंट का जीएल मैप किया हुआ था। ठीक है, तो वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं 1000 का, उससे डिस्काउंट ले रहे हैं क्योंकि हम 30 दिन के अंदर अंदर वेंडर को पेमेंट रिलीज कर रहे हैं एज पर द डॉक्यूमेंट डेट ऑफ हिज इनवॉइस। समझ में आया, कोई दिक्कत? यस सर, क्या दिक्कत है बताओ। समझ में आया है सर। अच्छा, समझ में आया। अच्छा, मुझे लगा आपने दूसरे वाले का आंसर दिया। ओके, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, ये टर्म्स ऑफ पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया, जीएल अकाउंट हमने मैप किया, जीएल अकाउंट के बाद डिस्काउंट का ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट करेगा और सिस्टम ही ऑटोमेटिकली आपके जीएल अकाउंट को पिक करके वहां पे पोस्टिंग भी करेगा। अगर कोई परेशानी है इसमें तो प्लीज बताओ। FB03, ये आपकी अकाउंटिंग पोस्टिंग अकाउंट, वेंडर को आपने HDFC बैंक से 99,000 रुपए पे किया, क्रेडिट हमने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए से उसे कर दिया और 1000 रुपए का आपने डिस्काउंट उससे रिसीव कर लिया जो मेरी इनकम खड़ी हो। किसी को भी कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो सेम लाइन में जैसे टर्म्स ऑफ पेमेंट आपने कस्टमर का क्रिएट किया, वेंडर का क्रिएट किया, इनवॉइस पोस्ट किया, अब उसके बाद कैश डिस्काउंट आपने रिसीव किया, इनकम खड़ी कर ली, सेम लाइन में आप ऐसे ही वेंडर का भी कर सकते हैं। ये मेरा कस्टमर, सॉरी ये मेरा वेंडर का, कस्टमर का भी कर सकते हैं। सर कितने देर का सेशन हो रहा है उसका?
बस ये हम लोग एक और पोस्टिंग करेंगे कस्टमर की और हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, टर्म्स ऑफ पेमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू। तो ये वाला सिनेरियो वेंडर का टर्म्स ऑफ पेमेंट के साथ कंप्लीट होगा। फिर अगली बार जब हम बैठेंगे तो हम टैक्सेशन वाले एरिया देखेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करते हैं FB70 में। एक बार मैं देख लूंगा FB70 में मैप है कि नहीं है। मैप ही ना होगा, मैं FXD01 सॉरी 01 नहीं होगा, 03 करना है, मैं तो डिस्प्ले करना है। XD03 पेमेंट ट्रांजेक्शन में देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ पेमेंट मेरा मैप्ड है जो मुझे चाहिए था 0C01। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक कस्टमर का इनवॉइस पोस्ट करते हैं। इनवॉइस डेट डाल देते हैं यहाँ पे। मान लो इसको हम 6 तारीखों पे 6 तारीख का इनवॉइस है। बिल नंबर डाल देंगे, अमाउंट मेंशन करेंगे, बिजनेस एरिया डाल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे GL अकाउंट ले लेते हैं। कोई भी इनकम कैप्चर करनी है। चलो रेंट रिसिप्ट ले लेते हैं। मान लो 1 लाख रुपए का रेंट था। बिजनेस एरिया डालेंगे। ठीक है। अब ये सब डालने के बाद आप पेमेंट टर्म्स पे जाइए। पेमेंट टर्म्स पे देख सकते हैं कि पेमेंट टर्म क्या लगा हुआ है। तो यहाँ हमारा पेमेंट मेथड हाउस में बेसिक डाटा डिटेल बेसलाइन डेट बिलिंग डेट तो क्रिएट हो गई, फ्री फॉर पेमेंट हो गया। ठीक है, हाउस पेमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। ये मेरा कस्टमर इनवॉइस सिस्टम में पोस्ट हो गया। अब मेरे पास जो मैंने कस्टमर को यहाँ मेंशन किया हुआ है डिस्काउंट का, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब हम उससे रिसीप्ट लेते हैं, देखते हैं डिस्काउंट में मिलता है कि नहीं मिलता। F-29 डेट डालेंगे 19। ठीक है, यहाँ पे रिसीप्ट ले लेते हैं, कस्टमर अकाउंट मेंशन कर देते हैं। ओ सॉरी, ये डाउन पेमेंट का ठीक है, मुझे उसको फाइनल उससे फाइनल रिसीप्ट करना था। F-28 होगा 19। बिल नंबर, अमाउंट डाल दोगे यहाँ पे। अकाउंट हमें लेना है बैंक अकाउंट 200। बिजनेस एरिया VAD। एग्जाम्पल सोचो, मैं 1 रुपया ही ले लेता हूँ, डाल देते हैं।
टेक्स्ट हम डाल देते हैं कुछ भी नहीं, यहाँ कस्टमर लेजर ले लेते हैं। प्रोसेस करेंगे वन आइटम। सिस्टम को यहाँ पे ऑटोमेटिक लेना चाहिए था। जब मैंने वेंडर का किया तो वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम ने कैप्चर किया कितना डिस्काउंट होगा। सेम लाइन में यहाँ पे भी लेना चाहिए था। दैट आई नीड टू सी कि क्या हुआ है, क्यों वो कैप्चर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट फेज में मैं इसको देख लेता हूँ क्या हुआ है, क्यों ये कैप्चर नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट फेज में हम ये वाला ट्रांजेक्शन कर लेंगे एक पोस्ट, और उसके बाद हम टैक्सेशन वाला एरिया देखेंगे। आज हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं। Sir, हाँ can we get the Excel working sheet? हाँ, ये एक्सेल मैं आप सब लोगों को शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, वो हेल्प करेगा हमें ठीक है ठीक है, मेमोराइज। ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, मैं शेयर कर देता हूँ मिलकर के, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जब आपने वेंडर तक किया, एटलीस्ट ये वाला एरिया तो ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक होना चाहिए था, नहीं ले रहा, बट विल सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो ओके। तो आज के लिए क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये कस्टमर का पोस्ट कर देंगे। क्या हुआ? ओके सर। ओके ठीक है ठीक है। तो ओके आज सर, क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आगे की ट्रांजेक्शन देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए।